नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। आज 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आ गए हैं। बहुत लोगों को बेकरारी से इंतज़ार था और इन चुनावों के परिणामों पे नज़र इसलिए भी थी, इससे पहले एग्ज़िट पोल आए। एग्ज़िट पोल को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए। कुछ लोगों ने एग्ज़िट पोल को गलत बताया, कुछ ने सही को बताया, तो एग्ज़िट पोल सही है या गलत इसकी भी परख होनी थी। इसके अलावा लंबे समय से बहुत किसान आंदोलन के बाद में ये चुनाव हो रहे थे, तो ये लग रहा था कि आंदोलन कितना असर डालेगा। बीजेपी की कहीं न कहीं थोड़ी-सी अंदरूनी कलह की भी बातें आई थी। उसके बाद लग रहा था कि शायद कुछ बदल जाए। अखिलेश यादव की रैलियों में बड़ी संख्या में भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। प्रियंका गांधी की रैलियों में लोग थे। तो ये सारी चीज़ें देख के लग रहा था ये चुनाव कहाँ जाएगा। तो ये चुनाव ये लग रहा था कि ये नतीजे चौंकाएँगे। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये जो भी नतीजे आए हैं उन्होंने चौंकाया नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि चौंकाया है। मेरे पास 2 पत्रकार हैं, दोनों बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। दैनिक भास्कर में संपादक रहे हैं, हिंदुस्तान समूह में संपादक रहे हैं और बेहतरीन काम किया है इन्होंने प्रिंट पत्रकारिता में और आजकल टीवी पर भी छाए हुए हैं और इनका नाम है कृष्णकांत उपाध्याय। और दूसरे मेरे साथ जो मेहमान हैं वो बीबीसी के लिए काम कर चुके समीरात्मज मिश्र हैं। उन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया है बीबीसी के दौरान भी और इसके अलावा भी वो अपने ब्लॉग के जरिए उनका जो यूट्यूब उनका चैनल है उसके जरिए वो बेहतरीन पत्रकारिता कर रहे हैं। कृष्णकांत जी, क्या स्थिति है, क्या लग रहा है आपको? गिरिदेश जी, सबसे पहली बात तो कि नतीजे चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जो लगातार दूसरी बार बनने जा रहा है और 30 साल बाद कोई ऐसी पहली पार्टी है जो लगातार दूसरी बार जीतने जा रही है। इसलिए ये नतीजे चौंकाने वाले हैं। अब चौंकाने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश को हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या जो हम कहें कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके अभी वही पुराने तौर तरीके हैं कि इतने यादव हैं, इतने परसेंट मुसलमान हैं, इतने ब्राह्मण हैं और इन जातियों के एक समूह को जोड़ करके विश्लेषण करते रहे और उसी की वजह से अखिलेश यादव मात खा गए। उन्होंने सोचा कि बंगाल यहाँ दोहरा देंगे कि मुस्लिम हमारे साथ पूरा आ जाएगा। नो डाउट उनके साथ गया और उनकी जो मुस्लिम परस्त नीति थी उसकी वजह से ही उनको नुकसान हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि पश्चिम को लेकर के लगातार सब लोग ये कह रहे थे कि पश्चिम में जाट इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से पश्चिम में बीजेपी ने जीत दर्ज की है वो बगैर जाटों के वोट के संभव नहीं थी। तीसरी बात, महिलाओं का एक ऐसा कैडर तैयार हुआ, महिलाओं का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ है जो सिर्फ मोदी और योगी को देखता है, मोदी और योगी को वोट करता है। इस बार भी महिलाओं ने यह चमत्कार किया है। चौथी चीज ये थी कि लाभार्थी वर्ग को कोई कैलकुलेट नहीं करता, सिर्फ मिथक और गणित में उलझे रहे कि इतने यादव, इतने मुस्लिम और अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़। आपको याद होगा कि बिहार के जब चुनाव हो रहे थे, तेजस्वी यादव की सभाओं में जो भीड़ थी वो इससे ज्यादा थी। तो भीड़ वोट से वोटों का अनुमान नहीं लगा सकते। और अब आते हैं अगर इस पे चुनावी विश्लेषण पे, तो अखिलेश यादव के पास सिर्फ यादव वोट और मुस्लिम वोट था। तीसरी कोई अगर जातिगत भी हम बात करें तो तीसरी किसी जाति का वोट नहीं था। और अगर केवल मुसलमान और केवल यादव जोड़ लेते हैं, केवल मुसलमान अगर 100% वोट करता है तो यूपी में सीटें बनती हैं 89 और यादव उसमें ऐड कर दें तो सीटें होती हैं 110। उसी के आसपास परिणाम रहे। अगर बाकी जातियां अखिलेश को वोट करती तो ये परिणाम कुछ और चौंकाने वाले होते। समीरात्मज जी, एक बात बताइए कि आपने वैसे बहुत खाक छानी है और बहुत सारे गांव में जगहों पे आप गए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में भी गए हैं। उस पर मैं आऊँगा, उस पर हम लोग बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो क्या कह रही थी। और मैं इससे पहले ये एक प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूँगा कि क्या इस तरह से होता है जिस तरह से अभी कृष्णकांत जी कह रहे थे, वो कह भी रहे थे कि इस तरह से नहीं होता है, लेकिन वो उसके बावजूद ये भी कह रहे थे कि सारे मुसलमान वोट और यादव वोट ही उनको मिले हैं और वो सीट आई हैं। तो क्या इस तरह से वोट मिलते हैं? क्योंकि जब मैंने भी अभी उत्तर प्रदेश में, मैंने उसका चूंकि कवरेज नहीं किया, लेकिन मैं गया, बहुत सारे मतदाताओं से मिला। करीब मैं 1500 किलोमीटर मैंने अलग अलग जगहों पर गाड़ी ड्राइव की और लोगों से मुलाकातें की। तो एक सज्जन मिले, वो कह रहे थे कि ठीक है, हम उनका उनका जाति सरोकार जो विश्लेषणों में दिख रहा था वो ये दिख रहा था कि वो ब्राह्मण जाति के थे और ब्राह्मण इस बार योगी जी को वोट नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूं और मैं तो वोट दूंगा। और उसके उन्होंने कुछ कारण बताया, उसमें वो एक सांप्रदायिक कारण भी बताया उन्होंने कि भाई मुल्लों को टाइट कर दिया उन्होंने। तो ये जो माइंडसेट है, ये जो चीजें हैं, क्या ये सचमुच जात के आधार पर या धर्म के आधार पर बांट के वोट बैंक बनाने की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो कितनी सही है? गिरिजेश जी, मैं बताऊं कि अभी केके जी जैसे कह रहे थे कि ये पुराना ये मूल्यांकन का तरीका हो गया कि जाति के आधार पर और हम लोग ये देख लेते हैं।
तो मुझको नहीं लगता है, हम ये सिस्टम भले पुराना हो गया लेकिन हम लोग पुराने सिस्टम में ही जी रहे हैं। जातियां और धर्म ही तय कर रहे हैं चुनाव का, सब पूरा का पूरा नतीजा तय कर रहे हैं, माहौल तय कर रहे हैं। और ये भी है कि अगर जातियां नहीं तय कर रही होती, समाजवादी पार्टी ने ओबीसी वोट में इतना डेंट नहीं लगाया होता, तो बीजेपी इस बार भी 350 के ऊपर पहुंच जाती। तो ये वही हुआ कि तमाम ओबीसी जातियां जिन्होंने पिछली बार भाजपा के पक्ष में वोट किया था, इस बार उनमें से काफी ओबीसी जातियों ने नहीं किया, और बहुत से फॉरवर्ड क्लास के भी कुछ लोगों ने वोट किया, और जो कि 2017 में उन लोगों ने नहीं किया हुआ था। दूसरी बात यह कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो ये बात सही है कि किसान आंदोलन के बाद जिस तरीके से जाटों में नाराजगी थी, या राकेश टिकैत और उनके साथ जो बर्ताव किया था सरकार ने, उसको लेकर के, और मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत चक्कर मैंने लगाए थे, नाराजगी थी। लेकिन ऐसा भी था कि एक जो उस 2017 से पहले की जो स्थिति थी यहाँ पे, जिसकी चर्चा हर व्यक्ति किया करता था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उसके पहले बड़ी खराब थी, लेकिन 2017 के आने के बाद काफी माहौल ठीक हुआ था। और आपको याद होगा कि जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए और उन्होंने कैराना से शुरुआत की, और उन्होंने इसी चीज को की याद दिलाई लोगों को, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी और बीजेपी के जितने भी नेता थे, सब लोगों ने इन चीजों की याद दिलाई। मुझको लगता है कि ये जो जाट वोट जिसको लग रहा था, हालांकि ऐसा तो पहले भी नहीं लग रहा था कि सारा का सारा जो है वो गठबंधन को मिल जाएगा, ऐसा पहले भी था कि कुछ ना कुछ वो बीजेपी के भी फेवर में जाना है, क्योंकि बीजेपी ने भी बहुत सारे जाट नेताओं को टिकट भी दिए थे और बड़े जाट नेता वहां पे बीजेपी के समर्थन में है भी। लेकिन फिर भी लग रहा था कि एक बड़ा चंक जाटों का जाएगा वो गठबंधन के पक्ष में, लेकिन मुझको लग रहा है कि ऐसा हुआ नहीं है। और जो ये लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन थी, जाटों में लाभार्थी जैसा इश्यू भी नहीं है, वो लाभार्थी जो सोशल वेलफेयर स्कीम मिल रही है, उन्होंने इसकी वजह से वोट दिया हो, तो वो फैक्टर तो बिल्कुल उनके लिए लगता नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरे और कम्युनिटीज हैं, उन लोगों के पास वो मुद्दा था, और वो लाभार्थी जो वेलफेयर स्कीम्स की वजह से जो तमाम बैकवर्ड जातियां हैं यहाँ पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अभी मैं बात कर रहा हूँ, वो पहले से ही बीजेपी के फेवर में दिख रही थी। उनका नहीं था, केवल और केवल यहाँ पर जाट वोटों में उम्मीद थी कि वो गठबंधन के पक्ष में जाएंगे। लेकिन उनकी उस नाराजगी पर और बाकी किसान आंदोलन और सारी चीजें जो थी जिसकी वजह से वो नाराज थे, उस पर ये डर जो कि लौट करके फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी और फिर उन लोगों की सरकार आ जाएगी जिनकी वजह से वो परेशान रहते थे या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब रहती थी, ये डर जो है मुझको लगता है और समाजवादी पार्टी की वहां जाने नहीं दिया। हाँ, खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, किसी का खाली घर पड़ा हुआ है, तो उसमें समाजवादी पार्टी का दफ्तर बन जाएगा। ये दौर जो है देखा है हमने समाजवादी पार्टी का। लेकिन एक चीज कृष्णकांत जी आपने जो कही, उसमें मुझे एक पहलू ये समझना है कि जब आप ये कहते हैं कि सामने वाली पार्टी मुस्लिम ध्रुवीकरण कर रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, मुस्लिम्स के आधार पर इकट्ठा कर रही है, तो आप वो 80-20 में से 80 को अपनी तरफ करने के लिए ये बयान देते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि धार्मिक राजनीति नहीं हो रही है, और ऐसा भी नहीं है कि धर्म के आधार पर राजनीति बीजेपी ने न की हो। लगातार उनके जो बयान थे तरह तरह के, चाहे वो कैराना वाला बयान हो या दूसरा बयान हो, वो लगातार इस तरह की बातें करते रहे जिसमें जो धार्मिक तौर पे बांट के वोट लेने वाली बातें हो। 80-20 का बयान अपने आप में उस तरह का था। देखिए गिरिजेश जी, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इशू है वो धार्मिक ध्रुवीकरण ही रहता है। योगी आदित्यनाथ ने जब 80 और 20 की बात की थी, तब इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी जिन्ना को लेकर के। जिन्ना की जब उन्होंने तारीफ की, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये 80 और 20 की लड़ाई है। लेकिन ये जो 80 और 20 का बयान था, आप याद करिए कि जो पहला चरण था उसके लिए था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो मानते हैं कि जाट हिंदुत्व के आधार पर वोट देगा। अब हुआ क्या कि 80-20 का ये, और असर भी हुआ है इसका, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पाक साफ है और वो हिंदुत्व का नाम और बिल्कुल उस पर मतलब बात ही नहीं करती। ये बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हैं वो 100% सही है। वहां पे हुआ भी यही। अब जहां पे इनके गठबंधन के प्रत्याशी तो आप देखिए, जहां जिस सीट पर सपा का मुस्लिम कैंडिडेट था वहां जाटों ने वोट शिफ्ट नहीं हुआ वहां पर, और जहां आरएलडी का जाट कैंडिडेट था वहां वोट मिला है जाटों को। तो जाट बटे हैं। और दूसरी बात, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मुजफ्फरनगर, बागपत और छपरौली, बस यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश
बड़ा है, उसमें आगरा भी आता है, मथुरा भी आता है, बरेली भी आता है, मुरादाबाद और ये सब भी आते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट एक ऐसी कौम है जो वोकल बहुत है। विधानसभा अगर सीटों की अगर हम पूरा विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 से 6 सीटें ऐसी है जहां सिर्फ जाट डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा, और लोकसभा में एकमात्र ऐसी मथुरा सीट है जहां पर जाट डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा। बाकी सीटों पे जहां जैसे बैकवर्ड की बात हमारे साथी कर रहे थे, बैकवर्ड पूरी तरह से इंटैक्ट बीजेपी के साथ था, जरा सा भी इधर से उधर हिला नहीं। बाकी और जो बसपा का वोट था, बसपा ने भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, उन्हीं सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने वही उसी जाति के उम्मीदवार खड़े कर दिए, मुसलमान भी उसी सीट पर खड़े कर दिए। अब अगर कोई कैंडिडेट मुसलमानों के 2000 वोट भी काटता है, 5000 वोट भी काटता है, और ओबीसी तो थे ही, तो अगर वो 2000-1000 वोट भी काटता है तो वो बीजेपी का तो फायदा ही है ना उसमें। तो ये भी एक समीकरण काम किया है कि बसपा खुद 0 पे पहुंच गई है। एक सीट शायद है उनकी, जो मैं लास्ट एक सीट है उनकी, एक सीट है उनकी, लेकिन बसपा ने खुद को समाप्त करके भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण रोल अदा कर दिया है। तो क्यों ऐसा किया होगा बसपा ने? क्या बीएसपी के साथ में कुछ टाई अप था बीजेपी का? आपको क्या लगता है? आप देखिए, अभी ये मैं समीर जी अगर इस पर कुछ बोले तो बताएं कि क्या ऐसा लगता है कि कुछ उनका आपस में एक ऐसा नेक्सस था, दोनों का मिलजुल के खेल रहे थे? केके जी ने जो बात समय से ये छवि भी रही है कि जो मायावती हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थोड़ा सा डरती हैं उनसे। अब वही मैं कह रहा हूं, जो इन्होंने बात कही बिल्कुल सही बात कही कि ये दो फैक्टर भी हैं कि बीएसपी ने ऐसे कैंडिडेट्स खड़े किए और एएमआईएम तो ऐसा कहा जा रहा था कि आई ही इसीलिए है। हालांकि मैंने देखा वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम कम्युनिटी जो है ओवैसी की पार्टी को लेकर के बहुत केयरफुल थी, लेकिन फिर भी अब कैंडिडेट खड़े हैं तो 1000, 2000, 4000 वोट तो ले ही जाएगा। कोई भी पार्टी से कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो इतने वोट। लेकिन और यही अभी हम लोग देख रहे हैं कि कई जगहों पर इतने ही मार्जिन से हार भी हो रही है, बल्कि उससे कम मार्जिन पे ही हार हो रही है। ये बात आप जो कह रहे हैं कि बसपा के साथ कोई टाई अप था क्या नहीं था, अब इसके बारे में तो या तो बीजेपी वाले बता सकते हैं या बीएसपी वाले, लेकिन उसके संकेत जरूर मिलते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा पहले चले, अगस्त में आपको याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी ने ही एक तरीके से सबसे पहले चुनावी अभियान की शुरुआत की। चूंकि कोविड के दौर के बाद तो सारा चीज सब उसी में उलझे थे। अगस्त में, पिछले साल अगस्त में बीएसपी ने अयोध्या में एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन किया। मैं उस सम्मेलन में मौजूद था, अच्छी खासी भीड़ थी उसमें, सतीश चंद्र मिश्रा थे, और एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद जो सोशल इंजीनियरिंग 2017 में की थी और उसका फायदा दिखाई पड़ा था, और उसके पहले भी एक बार फिर से जो बीजेपी का नाराज वोटर है, फॉरवर्ड क्लास, दूसरे क्लास, बीएसपी का अपना एक 20-22% कोर वोटर है ही, प्लस ये सारे मिलकर के अगर माइनॉरिटी वोट भी मिल जाएंगे तो बीएसपी अच्छी खासी टक्कर, न सिर्फ टक्कर दे सकती है बल्कि वो सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। और आपको याद होगा कि तब तक समाजवादी पार्टी की गतिविधियां, कहीं तमाम इश्यूज आए, कहीं अखिलेश यादव इस तरीके से दिखाई नहीं पड़ रहे थे और उनकी पार्टी में ही चर्चा हो रही थी कि कहाँ गायब है, क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन उस ब्राह्मण सम्मेलन, और वो ब्राह्मण सम्मेलन कई शहरों में हुए, सारे शहरों में हुए, उसके बाद अचानक से बीएसपी की सारी गतिविधियां जो है ठप पड़ गई। समाजवादी पार्टी तब तक उसने अपना कैंपेन शुरू किया, सोशल इंजीनियरिंग के तहत एक बड़ा झटका भाजपा को दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सैनी और इन लोगों को अपने फेवर में कर लिया, लगा कि वो पड़ जाएगी। और बीएसपी एकदम, ना तो कहीं रैलियां दिख रही हैं, ना कोई सभा दिख रही है, बल्कि एक फेज, 2 फेज के चुनाव बीत जाने के बाद आगरा में उनकी रैली हो रही है। तो हम लोग ये कह तो नहीं सकते हैं कि उनका कोई टाई अप था, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका, चुनाव लड़ने का तरीका था, वो दिखा रहा था कि अच्छा। एक चीज और, अपनी रैलियों में, सभाओं में या ट्विटर पर मायावती आलोचना भी करती थी, तो किसकी करती थी? कांग्रेस पार्टी की। प्रियंका गांधी कहीं जा रही है, प्रियंका गांधी कोई कैंपेन कर रही है तो उसको लेकर के आलोचना करती थी कि पंजाब में तो ये हो गया, तुम कहां बैठी थी। तो ये सारी चीजें दिखा रही थी कि उनकी लड़ाई जो है भाजपा से नहीं दिखाई पड़ रही है, उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से दिख रही है, और थोड़ी बहुत और दिख रही है तो समाजवादी पार्टी से दिख रही है। तो ये जो वोट कटवा वाला फैक्टर था बीएसपी का, जो मोटा मोटा लग रहा है कि वो वोट काटने के लिए लड़ रही थी, उन्होंने उन्हीं जातियों के, उसी धर्म के वोट अपने कैंडिडेट उतारे उन्हीं इलाकों में जहां पे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के वोट काटे जा सकते थे।
कृष्णकांत जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, आपने अगर डाटा को अध्ययन किया हो तो मोटा मोटा कितनी सीटों पे इसका असर पड़ने वाला है, कितनी सीटों पे असर दिख रहा है, कहाँ पे थिन मार्जिन है, कम मार्जिन पे समाजवादी पार्टी हार गई है, और इस तरह का वोट काटने वाला फैक्टर था कुछ? देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना सीट जी से, उनकी परंपरागत सीट थी, उससे चुनाव लड़ते थे। जब जी आरपीएन सिंह से भारतीय जनता पार्टी आरपीएन सिंह में इसमें शामिल हो गए, वो पडरौना के राजा कहे जाती हैं। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर सीट पे चले गए। स्वामी जी प्रसाद मौर्य को ये मानते थे कि वे मौर्यों में, यानी मौर्य और कुशवाहा के बड़े नेता हैं। जी वहां जगदीश सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले से ही थे और कुशवाहा जी वोट उनके साथ थे। जी समाजवादी पार्टी के इस्लाम अंसारी वहां पे पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे थे फाजिल नगर में कि जी उनको टिकट मिलेगा, और वो इस बार उनको जीत निश्चित थी, क्योंकि 35,000 से लेकर 39,000 तक मुस्लिम है, ऐसा माना जाता है जी फाजिल नगर में। लेकिन एंड टाइम पे स्वामी प्रसाद मौर्य को फाजिल नगर की टिकट मिल गया और इस्लाम अंसारी ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। नाम जी वापसी के अंतिम दिन मायावती ने उन्हें बुलाया और अपना सिंबल उनको दे दिया। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं तो कोई गणित, कोई मैनेजमेंट, कोई केमिस्ट्री तो थी ना, तभी तो अचानक एंड टाइम पे तो अब मायावती का वोट प्लस मुस्लिम वोट बट गया, मायावती का वोट इधर मिल गया या बीजेपी को मिल गया। कुल मिलाकर के स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए, और अच्छे खासे मार्जिन से हारे। वो 15 से 20 हजार का शायद मार्जिन है जितने से वो चुनाव हारे। ऐसा एक सीट पे नहीं हुआ, ओम प्रकाश राजभर की सीट पे भी ऐसा ही हुआ है। तमाम ऐसी सीटों पे बहुजन समाजवादी पार्टी ने या तो मुस्लिम कैंडिडेट दे दिए, जहां समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे वहां बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दे दिए, या समाजवादी पार्टी ने किसी अन्य जाति के, मान लीजिए साक्य को किसी को दे दिया, तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी साक्य को दे दिया। तो वो जो वोट, जो उनकी जातियों का अपना व्यक्तिगत वोट होता है किसी भी कैंडिडेट का, वो वोट बट गया। वो वोट बढ़ गया, तो उसका जो, अगर कहा जाए कि चुनावी जो गणित होता है या चुनावी मैनेजमेंट होता है, उसका मुकाबला अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी से नहीं कर पाए। अखिलेश यादव के साथ एक और जो जो हमारे साथी कह रहे थे कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, महिलाओं ने सिर्फ सुशासन के नाम पे योगी को वोट किया। मैं तमाम इलाकों में गया, महिलाएं कह रही थी कि हम मोदी को वोट करेंगे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। रात को 12 बजे भी हम शादी से आ जाते हैं, शादी ब्याह में कर जाते हैं, हम गहने पहन के जाते हैं, हमारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं होती, इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दें तो, और यदि हो जाती है तो बहुत कड़ी कार्रवाई होती है। दूसरा, अखिलेश यादव लगातार मुस्लिम परस्त अपने आप को दिखाते रहे। उन्हें लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से पूरा बैकवर्ड उनके साथ आ गया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला अडॉप्ट किया, कोई नया फार्मूला लेके नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी जिन फार्मूलों का इस्तेमाल कर चुकी है, वो पूरी स्टडी के साथ और मैनेजमेंट के साथ उन्होंने किया। अगर आप उनपे उन्हीं का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आप कैसे उनसे आगे निकल पाएंगे? एक चीज और सोचने वाली है कि जब हमारे पास सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे कि विजुअल आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, तो जिसकी सभा की तस्वीरें आ रही थी जिसमें कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, वो पार्टी तो बहुत बढ़िया स्कोर कर रही है, और जिसकी रोड शो और दूसरी चीजों में अंधाधुंध भीड़ होती थी, जहां पे बड़ी संख्या में लोग सभाओं में आते थे, वो जीत नहीं रहे हैं। तो ये आपने, जैसे कृष्णकांत जी ने एक तर्क दिया कि भाई कोई पार्टी उसके भीड़ की, चुनावों की भीड़ से तय नहीं होता, लेकिन कम से कम वो लोग सुनने तो आ रहे थे, तो इनका मतलब लोगों को उनमें और उनकी बातों में रुचि तो थी। तो वो कौन सी चीज होती है समीरात्मक जी जिसके कारण ये इतनी बड़ी भीड़ जो रैलियों की है वो भी कन्वर्ट नहीं होती? इसके बाद में आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुभव वाले मेरे सवाल बचे हुए हैं, उस पर आएंगे हम लोग। एक चीज ये बताऊं कि भीड़, पहली बात वो आप भी जान ही रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि भीड़ वोटर तो होती नहीं है, लेकिन भीड़ से ये पता लगता है कि हाँ, उसके फेवर में लोगों के प्रति उत्साह कितना है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बनारस में था जब लास्ट 3 डेज मोदी जी ने कैंप किया था वहां पर, और जिस दिन रोड शो किया था, रोड शो में मैं था वहां, और मैंने इसके पहले के भी उनके रोड शो देखे हैं, तो रोड शो में लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था। तो ऐसा लग रहा था कि ये बहुत उसमें, मतलब एक तरीके से जो मोदी मैजिक है वो खत्म हो रहा है। लेकिन आप देखिए बनारस में कोई ऐसा मैजिक उनका खत्म होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अच्छा, दूसरी ओर ये था कि हम लोग ये देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ आ रही थी, सारी चीजें हैं, भीड़ आ रही थी, तो अखिलेश यादव की सीटें बढ़ी भी हैं। अखिलेश यादव सरकार बनाने की स्थिति में भले नहीं पहुंचे,
लेकिन वो 47 सीट से अपने 120-25 सीट के आसपास तक तो वो पहुंच ही गए हैं। तो ये नहीं है। और दूसरे ये है कि ये सारी चीजों के बाद यहाँ पे सारी जो जातीय धार्मिक समीकरण होते हैं, जो इक्वेशंस होते हैं, उनके आधार पर ही चुनाव के नतीजे तय होते हैं। लड़ाई दो खास तौर पे 2-3 पार्टियों के बीच होती है। तमाम और लोग जो खड़े होते हैं वो किसी न किसी का वोट काटेंगे, कोई किसी के फेवर में चला जाएगा, किसी के अगेंस्ट में चला जाएगा। उनमें जो सबसे ज्यादा जिसके पास मिल एक जाएगी, तो हुआ रैलियों का रिस्पांस, दूसरी एक चीज और, जब आप गए, लोगों से मिले, आपने लोगों से बातचीत की, बहुत सारे आपने इंटरव्यू किए हैं। समीर अहमद जी, आपका द ग्राउंड रिपोर्ट करके चैनल में भी अक्सर देखता रहता हूँ, उस पर बहुत बेहतरीन आपकी कवरेज आती रहती है और आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो उस पूरे ग्राउंड रिपोर्ट का जो आपका कवरेज था, उस कवरेज के दौरान जो फीडबैक आ रहा था, उससे मिला के आप नतीजों को देखें तो क्या आप वही सेंस कर रहे थे या कुछ चौंकाने वाला हुआ, कुछ नया हुआ? मेरे हिसाब से तो चौंकाने वाला हुआ, क्योंकि मुझको ये लग रहा था, मैं अलग अलग समूहों में जा रहा था और जैसा कि अभी बता रहे थे उपाध्याय जी की, महिलाएं बहुत उसमें थी, कन्विंस्ड थी कि राशन मिल रहा है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, सारी चीजें हैं। लेकिन वहीं ये भी दिखाई पड़ रहा था कि बहुत से लोग नाराज भी हैं। बहुत से लोगों को ये भी लग रहा था कि राशन मिल रहा है, ये पहली बार नहीं मिल रहा है, पहले भी मिलता रहा है, और कोई राशन मिल रहा है तो ये हमको 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है, ये सारी बातें भी लोग कर रहे थे। तो मुझको ये लग रहा था कि आखिरकार वोट सारे लोग वैसे ही देंगे, उसी पैटर्न पे देंगे जैसे कि ये लोग देते रहे हैं। तो मैं इस तरह के नतीजे की उम्मीद नहीं कर रहा था। जिस दिन एग्जिट पोल आए हैं उस दिन भी मैंने कहा, हालांकि कई लोग, मेरे पत्रकार मित्र लोग भी ये कह रहे थे कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार रिपीट कर जाएगी। मैंने कहा नहीं, क्लोज फाइट तो है, लेकिन सरकार रिपीट करने की उम्मीद मुझको नहीं दिख रही है। तो मैं गलत साबित हुआ और मैं उस चीज को बहुत ही उसके साथ स्वीकार भी करता हूं। पिछले इलेक्शन में मैं अकेले, बहुत लोग नहीं कहते थे कि 300 के पार जाएगी, मैं ऐसा व्यक्ति था जो मैं कहा करता था कि मुझे जो दिख रहा है वो 300 के पार जाने वाली है। तो प्रेडिक्शन अपना अपना होता है, गलत भी हो जाता है, सही भी हो जाता है। तो मैं इस बार इलेक्शन में गलत साबित हुआ, तो मेरे हिसाब से तो अप्रत्याशित है। मैं ये नहीं देख पा रहा था। प्रेडिक्शन का जहां तक सवाल है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जी इस बार के नतीजों में मैं चौंकाने वाले नतीजे की अपेक्षा कर रहा था, और वो किसी भी तरफ चौंकाने वाले हो सकते थे, क्योंकि कुछ भी हम जमीन पे सेंस कर नहीं पा रहे थे। जैसे कि मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए, एक तरफ बहुत एक्सट्रीम टाइप की चीजें दिखने में आ रही थी, लेकिन एक चीज है जो अभी कृष्णकांत जी ने कहा कि अब भारत में कम से कम ये है कि लोगों को ये जो वेलफेयर वाली चीजें थी, लोगों को अनाज दिया, राशन दिया, सिलेंडर दिया, और उस तरह की जो चीजें थी, उसके कारण वोट मिले हैं, उसके कारण बीजेपी जीती है। अगर बीजेपी भी ये मान रही है जो कृष्णकांत जी कह रहे हैं, या बीजेपी को ये लगता है, तो क्या हम नए सिरे से फिर वो इंदिरा गांधी वाले दौर में, दूसरे दौर में जा रहे हैं, जिसमें एक वेलफेयर स्टेट था हिंदुस्तान में, जिसमें गरीबों को सामने रख के नीतियां बनती थी, जिसमें हम उनको घर देते थे, जिसमें हम राशन कार्ड बनाते थे, जिसमें हम बहुत सारी नरेगा मनरेगा जैसी योजनाएं भी जिसमें आई हैं। तो क्या वेलफेयर स्टेट की तरफ भारत दोबारा जाएगा? जो मनमोहन सिंह का एक एक्सट्रीम कैपिटलिज्म आया, जिसको मोदी जी ने बहुत ज्यादा पुश किया, क्या वापस वेलफेयर स्टेट का मॉडल चुनेगी हमारी सरकार? कृष्णकांत जी, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको बहुत, अब ये चुनाव से थोड़ा सा अलग हटके है। 2014 के चुनाव से पहले की बात है। एक मीटिंग हुई थी संघ के लोगों की, और उसमें मोदी जी भी थे। तब तक वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित नहीं हुए थे। मुझे चूंकि इसलिए पता है क्योंकि मैं संघ और इन सारी चीजों से बहुत करीब से मेरा इनसे नाता रहा है। तो उसमें ये आया कि मोदी जी का जब भाषण हुआ तो उन्होंने कहा, देखिए, सड़कें सभी सरकारें बनवाती हैं, हॉस्पिटल कांग्रेस ने भी बनवाए, हम भी बनवाएंगे, मेडिकल कॉलेज या जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं ये सब करवाते हैं। तो फिर एक कोई संघ के थे, उन्होंने कहा हमें अंत्योदय पे काम करना चाहिए। तो मोदी जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, अंत्योदय पे काम नहीं करना चाहिए, अंतिम व्यक्ति पे काम करना चाहिए, और हमें ये अंत्योदय शब्द का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ गरीब शब्द का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस देश में 85% से ऊपर गरीब है, कुल 3.5% बिजनेसमैन है, और हम बिजनेसमैन की पार्टी होकर के रह गए। 3.5% के लिए हम 96% लोगों को छोड़े हुए हैं। तो हमको गरीबों पे काम करना है। तो हम जब तक डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देंगे,
जब तक कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा तब तक इस पे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे होगा, तो बोले सरकार बनेगी तो मैं इस पे सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट पे काम करूंगा। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जनधन खाते खुलवाए, तब लोगों को लगा कि ये क्या नहीं, ये फालतू का सब तो मजाक हो मोदी रहा जी है। की योजना भी नहीं थी, ये तो पहले से चला आ रहा था। अगर ये आइडिया उनका था तो उनके आने से पहले नहीं कैसे लागू हो गया? नहीं नहीं, उनके आने से पहले लागू नहीं हुआ, मैं यही कह रहा हूं। उन्होंने शब्द बदले, उन्होंने कहा अंत्योदय शब्द हटाइए, गरीब। आपने देखा होगा उनके भाषण में वो सीधे सीधे बोलते मेरे गरीब भाई बहनों, यानी उन्होंने एक वर्ग बनाया, गरीब और अमीर वर्ग पैदा किया। जब नोटबंदी लागू हुई तो नोटबंदी के दुष्परिणाम आए सामने, लेकिन जो लोग, जो गरीब तबका, उसको अच्छा लगता है कि अमीरों के नोट बंद हो गए या अमीरों की तिजोरियां खाली हो गई। वो हुई नहीं हुई ये एक अलग बात है। तो वो एक वर्ग उन्होंने उसको पकड़ा, उसको डायरेक्ट बैन। अभी जैसे हमारे साथी कह रहे थे कि पहले भी मिलता रहा राशन, बिल्कुल मिलता रहा, लेकिन राशन माफियाओं का कब्जा रहता था। राशन कार्ड उनके पास जमा रहते थे, वो राशन मिलता नहीं था, राशन कागजों में दिखता था मिल रहा है। इस बार बायोमेट्रिक है व्यवस्था, बाकायदा हर वार्ड में दुकान लगी है, भाजपा के कार्यकर्ता वहां खड़े रहे हैं, उन्होंने बंटवाया और एक बार राशन मिल गया है तो वो कंफर्म हो रहा है, तभी उसको अगला लॉट मिलेगा। नहीं तो दुकान तक सामान आता ही नहीं था, अनाज और शक्कर आते ही नहीं थे, सीधे व्यापारियों तक पहुंच जाते थे। वो ये बदलाव हुआ, मनरेगा की मजदूरी सीधे अब खाते में पहुंच रही है। मनरेगा कांग्रेस की देन है, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले नहीं मिलता रहा सबको अन्न। 2009 2014 की जब नहीं, ये डायरेक्ट, कृष्णकांत जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है ना, इसके पीछे कोई मकसद वेलफेयर स्टेट का नहीं था। ये कांग्रेस के जमाने से चली आ रही है। ये स्कीम सब्सिडीज को कर्टेल करने और जो फिस्कल जो डेफिसिट है सरकार के, जो घाटे हैं उनको कम करने के लिए, सरकार के घाटे को कम करने के लिए, लीकेज कम करने के लिए ये आईएमएफ के कहने पे योजना बनाई गई थी, जिसमें ये था कि गरीब की जो पैसा जितना कम सब्सिडी कर सकते हो करो। मोदी जी ने उस काम को किया। गैस की भी सब्सिडी उन्होंने कम कर दी, बहुत सारी सब्सिडीज कम हुई हैं। इसके कंट्रास्ट में आप देखेंगे कि अमीर बहुत अमीर हुए हैं, दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा अरबपति भारत में हो गए हैं। तो नीतियां, ऐसा नहीं है वेलफेयर स्टेट की चली आ रही थी नीतियां, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि इस चुनाव में अच्छे नतीजे मिलने पर क्या ये वेलफेयर स्टेट की तरफ जाएगी राजनीति? समीरात्मक जी, आपका रिस्पॉन्स। वेलफेयर स्टेट में एक तो ये है जो डायरेक्ट चीजें मिल रही हैं, और मुझको लगता है कि अब ये जाएगी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट साउथ में भी देखा जा सकता है, दक्षिण भारत के राज्यों में भी, जो सरकारों ने इस तरीके की मुफ्त योजनाएं दी, मुफ्त चीजें दी, उसका फायदा हुआ। सबसे बड़ा बेनिफिट लेने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। आप देखिए कि 2 बार उनकी सरकार अगर रिपीट होती है तो सिर्फ इसी वजह से रिपीट हो रही है। और अब अगर यूपी में भी बीजेपी सरकार रिपीट हो रही है और उसके पीछे ये कहा जा रहा है कि ये जो मुफ्त राशन बांटा गया, और है भी, बड़ी वजह एक है भी, ऐसा नहीं है, तो अब ये लगता है कि जो दूसरी जगहों पे भी सरकारें होंगी वो तमाम और चीजों पर फोकस करने की बजाय लोगों को जो राशन है, जरूरी चीजें हैं, और अब तो मोबाइल डेटा और ये सारी चीजें भी फ्री देने की बात हो रही है। मुझको लगता है कि अब और लोग भी इसी पर करेंगे, जब लोगों को लग रहा है कि इसी पर वोट मिलना है, और या किसानों के खाते में जो पैसे गए उसकी वजह से किसानों में भी जो एक तरीके से उस चीज को लेकर के उनमें एक प्रसन्नता थी कि हाँ, हमको डायरेक्ट पैसा मिला है, भले वो 500 रुपए 600 रुपए मिले, कोई बात नहीं है। तो अब ये लगता है कि ये दौर अभी फिलहाल चलता ही रहेगा, और चाहे बीजेपी की सरकारें हो या दूसरी सरकारें हो, ये करेंगी। लेकिन मुझको ये लगता है कि अगर सरकारें ये करती रहीं, देती रहीं, तो फिर इसका मतलब कि कोई दूसरी सरकार लौटेगी नहीं। पर ऐसा नहीं है, कि एक इसकी भी एक सीमा होती है। लोगों के अंदर ये चीज है कि 5 किलो अगर हमको राशन दे रहे हैं और मुफ्त, एक तरीके से ये मुफ्तखोरी ही तो हो गई कि आपको जरूरी सामान आपको दे दिया जा रहा है, उसके लिए आप बाकी सारी चीजों के लिए, पढ़ने के लिए अगर आपके पास है तो आप प्राइवेट पढ़िए, और अदरवाइज आप ना पढ़िए। सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है? सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ने नहीं जा रहा है, हालांकि हालत काफी सुधरी है, ऐसा नहीं कि हालत खराब है उनकी, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूलों में एक तरीके से लोगों में एक माइंडसेट बन चुका है कि लोग अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। तो दूसरी तरफ भी अब लोगों को जाएगा कि मुफ्त में कुछ चीजें तो दे दी जा रही हैं, लेकिन जो चीज पहले 10 रुपए की मिलती थी, अगर वो 80 रुपए 90 रुपए की मिलने लगती तो उसका बोझ भी तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो कुछ ही चीजें आपको दे नहीं, एक चीज और भी है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं आर्थिक नीतियों की, जो बहुत सारी चीजें बाहर से तय होती हैं, इंटरनेशनल डायनेमिक्स होते हैं। हम लोग लगातार एक यूनिपोलर दुनिया को देख रहे थे, यूनिपोलर वर्ल्ड था जिसमें अमेरिका की सुप्रीमेसी है
और अमेरिका परस्त नीतियां हैं, अमेरिका अपना कैपिटलिज्म पुश करता है, सरकार चाहे तब भी वेलफेयर स्टेट की तरफ ज्यादा नहीं जा सकती हैं, और ये आईएमएफ के दबाव होते हैं जैसा मैंने बताया, इसीलिए ये पॉलिसीज लगातार बनी, सब्सिडी कट करो, उन्होंने ही सब्सिडी बहुत सारी कट करनी शुरू कर दी थी। मनमोहन सिंह कहते थे सबके ऊपर टैक्सेशन करो, अमीरों का टैक्स कम करो, वही नीतियां बाद में मोदी जी कंटिन्यू करते गए। तो लेकिन अब ये जो इंटरनेशनल डायनामिक्स चेंज कर रहे हैं, जो अभी इस वॉर में जैसे रूस एक शक्ति के तौर पे उभर के सामने आ गया है, बड़ी ताकत बन के आ गया, एक बैलेंसिंग फैक्टर हो गया है, हमारी नजदीकी अचानक रूस और चीन के साथ बढ़ गई है। तो जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो एक इंटरनेशनल मॉडल था जिसको हम फॉलो करने के लिए मजबूर थे, क्योंकि अमेरिका अपने हिसाब से दुनिया को चलाता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक अपने हिसाब से प्रोग्राम्स चलाते हैं, अपने हिसाब से नीतियां चाहते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं। तो अब वहां पे एक बैलेंस आ रहा है, तो उसके कारण भी मुझे लगता है कि अब हम लोग वेलफेयर की तरफ जाएंगे। कृष्णकांत जी, आप एक बात बताइए कि अब जो इंटरनल पॉलिटिक्स है पार्टी की, क्योंकि इससे पहले तो काफी लड़ाई झगड़ा था, योगी जी को कोई बर्थडे तक विश करने को लोग तैयार नहीं थे, उन्होंने मोदी जी का फोटो हटा दिया था, ये बहुत सारी खबरें आ रही थी। अब क्या स्थिति रहने वाली है? कुछ लोग अब सोशल मीडिया पे, उनको खिसियानी बिल्ली भी कहा जा रहा है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अब जो है वो अगला मुख्यमंत्री हो सकता है योगी जी ना बने। तो क्या योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? ऐसा तो नहीं सोचा जा सकता पत्रकार के तौर पर, मतलब मैं तो नहीं मानूंगा, आप लोगों की राय क्या पता नहीं, लेकिन फिर भी क्या कुछ अंदर अंदर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, कुछ बदलाव होगा? योगी जी की जो पॉलिसीज हैं उनमें इस चुनाव के नतीजों के बाद में क्या कुछ बदलाव आएगा? क्या बदलाव देख रहे हैं आप, क्या फ्यूचर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का? देखिए, मैं बिल्कुल सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि मुख्यमंत्री योगी ही रहने वाले हैं, ये बदलेंगे नहीं, किसी भी हालत में नहीं बदलेंगे। दूसरी बात, कुछ चीजें इस तरह की बीच बीच में आती रहती हैं कि अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, जाहिर है कि एक एक सीट पे एक एक 5-5, 10-10 गुट बने हुए हैं, तो राज्य की राजनीति में गुटबाजी होना स्वाभाविक है। लेकिन फिलहाल अगर केंद्रीय उस स्तर पर देखा जाए तो वो कंस्ट्रक्शन कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी ने सभाएं की हैं, लगभग 22 रैलियों को उन्होंने संबोधित किया है, 192 विधानसभाएं उसमें टोटल कवर हुई थी। तो ये सब अगर ऐसा होता तो मोदी जी यहाँ पे आते नहीं, केवल फर्स्ट फेज में बर्थडे विश क्यों नहीं कर रहे थे उनको? बर्थडे, उनके जन्मदिन पे बधाई क्यों नहीं दे रहे थे? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने, मैं उसका जवाब नहीं, मतलब एक हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर क्यों योगी जी, मोदी जी का फोटो देश में अकेली एक ही प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर बैनर से हटाया जाता है और वो यूपी की होती है? तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा। नहीं, वो बाद में लगा भी दिया गया था, वो कुछ रहा होगा, उनकी इंटरनल मीटिंग्स वगैरह तमाम सारी हुई, उसके बाद में पूरी पार्टी एकजुट दिखाई दी। अमित शाह, जिनके लिए ये कहा जाता है कि अमित शाह और योगी के बीच में कोई कोल्ड वार है, लेकिन इस चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छी बात यह कि तमाम कोल्ड वार होते हुए भी वो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती, या दिखाई भी देती है तो उसको इतना जल्दी मैनेज करते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है। अब अमित शाह ने जिस प्रकार से यहाँ सभाएं की है, जिस प्रकार से पूरे चुनाव को संभाला है, मोदी जी ने जिस तरह से रैलियां की है, तो भले ही रहा हो कोल्ड वार, और भले ही हो, अभी होगा कोल्ड वार, मैं नहीं कह रहा कि खत्म हो गया। नहीं, मैं भविष्य के बारे में ही पूछ रहा हूँ तो कि भविष्य में आपको क्या लगता है कि जो अब जो डायनेमिक्स होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी जी के कुछ पैरेलल्स दिखेंगे आपको? क्या आपको ये लग रहा है कि केंद्र का जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस दिखेगा? पॉलिसीज में योगी जी की कुछ बदलाव होगा क्या? क्या हिंदुइज्म का जो हार्डकोर हिंदुइज्म है, कट्टरवाद है, वो और बढ़ जाएगा? ये सब चीजें मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्या आप भविष्य क्या देख रहे हैं? हार्डकोर हिंदुइज्म है, योगी हार्डकोर हिंदुइज्म का फेस है, और यह भी सही है कि देश में मोदी के बाद अगर पीएम पद के लिए किसी का नाम ले रहे हैं लोग, तो वो योगी का नाम लेते हैं। ये कन्फ्लिक्शन हो सकता है। मेरी आपसे एक बार इस संबंध में फोन पर भी चर्चा हुई थी कि यह एक लड़ाई अलग हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। 2024 और उसके बाद तक ये स्थिति नहीं है, जब होगी तब होगी, क्योंकि अभी योगी मात्र 49 साल के हैं, तो उनके पास लंबा समय है पीएम पद की रेस के लिए। अभी तो आप ये जो भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए कि इनकी अब जो आज ही से मीटिंगें इनकी चालू हो गई एमएलसी के चुनाव के लिए, और जो जहां तक मुझे जानकारी है ये 2 महीने बाद 2024 की तैयारियां शुरू कर देंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी लड़ना बंद नहीं कर रही है। तो चाहे इनके अंदर के कोल्ड वार कुछ भी हो, इंटरनल कोल्ड वार,
मतभेद तमाम सारे होते हैं, लेकिन ये फील्ड पे एक साथ दिखाई देते हैं, और जब लड़ते हैं तो पूरे जुझारूपन के साथ लड़ते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, जो एक जमाने में कांग्रेस के साथ हुआ करती थी। एक और चीज कही जा रही थी कि ये जो तमाम इनका जो आपस का जितना भी चल रहा है, ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं जाके वो इसका नतीजा ये होगा कि अखिलेश यादव की सरकार आ जाएगी। ये कहा जा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व कहता है कि अखिलेश यादव जीत जाएं, जब वो जीत जाएंगे तो यूपी की एंटी इनकम्बेंसी काम आएगी, और केंद्र में जब चुनाव होगा तो यूपी की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा के बीजेपी ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल करेगी। तो ऐसी स्थिति में अब दोबारा इनकी सरकार आ गई है, तो जब 24 में आप जाएंगे 2 साल बाद, तो क्या योगी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान होगा नहीं होगा? समीर आतिश बताएं आप। अब इस चुनाव के परिणाम के बाद तो लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज थी ही नहीं। मतलब जी, हालांकि 50-60 सीटें कम हो रही हैं बीजेपी की, लेकिन तब भी वो तो बहुत ज्यादा मिल गई थी पिछली बार। ये बहुमत ले आना अपने आप में बता रहा है कि ये इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। एक बड़ा तबका सरकार का था जो उसकी कार्यशैली से बिल्कुल प्रसन्न था, वो उसको बिल्कुल बदलना नहीं चाह रहा था। एंटी इनकम्बेंसी जिन लोगों में थी वो लोग उसको बोल रहे थे और उन्होंने उसके खिलाफ जाकर के वोट भी दिया है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है गठबंधन के पक्ष में। और अगर इसी तौर तरीके से, जैसे अब ये भी है कि जो तौर तरीका योगी जी अपना रहे थे, पहली बात यहाँ ये भी कह दें कि अब बहुमत के साथ अगर वो लौट करके आए हैं, फेस उनको पहले ही घोषित किया जा चुका है, तो मुख्यमंत्री बदलने का तो मुझको तो लगता है कोई सवाल उठता नहीं है, कहीं से भी कोई इसकी संभावना नहीं बन रही है और बननी भी नहीं चाहिए। 2024 में भी अगर इसी तरीके से वो काम करते रहे और अपने इसी तेवर के साथ काम करते रहे, बुलडोजर पॉलिटिक्स और गर्मी उतार देना और सारी चीजें, इन चीजों ने तो अब उनको और मजबूत किया है ना, और ज्यादा गर्मी उतारेंगे और बुलडोजर चलाएंगे। तो जब बुलडोजर चलाने से उनका वोट बढ़ता है तो निश्चित तौर पर वो एंटी इनकम्बेंसी में आएगा ही नहीं। तो अब इन परिणामों को देख के मुझे लग रहा है कि अब 2024 में कोई बहुत इनको नुकसान होने की उम्मीद हमें नहीं दिखाई। एक चीज और भी है जो मैंने पूछा, आधा उत्तर मुझे कृष्णकांत जी से मिल गया, आधा मैं आपसे लेना चाहता हूँ जी। एक तो बात ये हुई कि अंदर जाके जो गुटबाजी है पार्टी की या दूसरी चीजें वो बढ़ेंगी। दूसरा इसका उलट भी है कि क्या जो लोग धरना देते थे, योगी की बार बार जाके शिकायतें करते थे, जो एक असंतुष्ट तबका लगातार पार्टी के अंदर बना हुआ था, अब क्या वो हथियार डालने वाला है? क्या ये हो सकता है कि योगी की पावर उत्तर प्रदेश में और बढ़ जाए? समीर आत्मज, निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, बढ़ चुकी है। अब जो लोग उसमें जिनको एक इगलास के विधायक थे, जिनको दरोगा ने थाने में ही पीटा और गाली भी दे रहा था, उसका वीडियो वायरल हुआ था, वो फिर से चुनाव जीत करके गए हैं, लेकिन पार्टी में ही रहे। इस तरीके से और भी विधायक रहे, उनको पहले भी मुख्यमंत्री नहीं सुना करते थे और तब तो नहीं सुनते थे, चीफ मिनिस्टर थे, अब तो उन्हीं के नाम पर सरकार वापस आई है। अब तो उनका कॉन्फिडेंस जो लेवल होगा और ज्यादा होगा। तो अब तो विधायक अब तो ये उम्मीद भी नहीं रखेंगे कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुने या ना सुने या कर दें। पर एक बात ये भी है कि इसकी जो एक नाराजगी का लेवल भी देखा जाएगा। कई बार होता है कि चीजें इग्नोर कर दी जाती हैं, कुछ और हो जाता है, तमाम परिस्थितियां हैं। जब 3-4 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर बदले गए, बड़ी चर्चा थी कि योगी जी को बदल दिया जाएगा, लेकिन उस समय जब नहीं बदला गया तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद इनका इंतजार किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है कि चूंकि ये मोदी जी के सबसे एक तरीके से ये उनके स्थानापन्न के रूप में इनको देखने लगे थे लोग। अगर इनको हटा दिया जाएगा तो शायद ये होगा कि ये जानबूझ करके हटाया गया। उस समय एक नरेशन ये भी चल रहा था कि बीजेपी को उम्मीद है कि शायद वो सरकार में वापसी नहीं करेगी भी तो 180-190 सीट लाएगी, और ऐसी सिचुएशन में योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। अब तो वो सारी परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल गई हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी ताकत से एक तरीके से चुनाव जीत करके आए हैं। 2-3 फेजेस में उस तरह से प्रधानमंत्री भी नहीं सक्रिय दिखाई पड़े, लेकिन योगी पूरी तरीके से सक्रिय थे। तो नाराजगी या और भी चीजें जो हैं, या उनके काम में हस्तक्षेप करने की भी मुझको लगता है कि केंद्र सरकार की उस तरीके से हिम्मत नहीं पड़ेगी, या उस तरीके से
प्रोएक्टिव होकर के वो नहीं करेंगे, और करेंगे तो फिर निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ तो पहले भी आंख तरेरते थे, अब तो और ज्यादा तरेरेंगे, क्योंकि अब तो कहेंगे कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इस बार देखिए, जब हमने बात की कि खाली कुर्सियों की तस्वीर आती थी बीजेपी की, इस बार हमने बात की तो अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की बहुत भीड़ वाली तस्वीर आती थी। जो अनुमान थे और सोशल मीडिया पे लगातार जो बातें चल रही थी, एक परसेप्शन बन रहा था। हालांकि कृष्णकांत जी ने मुझसे बार बार कहा कि नहीं, वो तो जीतने वाले हैं पक्का, इसलिए ये जरूर कह रहे हैं चौंकाने वाले नतीजे हैं। मुझे लगा कि ये इनके लिए चौंकाने वाले नहीं है, कि ये पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जीतने वाले। तो सोशल मीडिया पे लगातार हर तरफ जो कंटेंट दिख रहा था, वो कंटेंट ज्यादातर ये कह रहा था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपकी इसकी पुष्टि के लिए देता हूं। यूट्यूब चैनल पे, नॉकिंग न्यूज पे हमने लोगों से कहा कि आप ये बताइए कि इस चुनाव में कौन जीतने वाला है। तो पहले मैंने कुछ सीटों के स्लैब्स दिए, तो लोगों ने कहा 50 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, किसी ने कहा आपको 50 से कम का ऑप्शन देना चाहिए। तो पहले की बात है। लेकिन अभी एग्जिट पोल से पहले, एक दिन पहले ही मैंने जो है एक डाला पोल और लोगों से कहा आप अनुमान लगाइए कि कितनी सीटें किसको मिलेंगी, पूरा ओपन एंडेड छोड़ा। तो उसमें अधिकांश लोग ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव 250 के आसपास सीटें लाएंगे, कुछ ज्यादा बता रहे थे, और बीजेपी की सीटें लोग 100 से भी कम बता रहे थे। तो जो एक जनरल परसेप्शन था लोगों में, वो ये था कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। तो ये परसेप्शन कैसे टूटा, एक एक करके मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा। पहले किससे पूछ रहे हैं? आप ही बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल सोशल मीडिया की अपनी एक ऑडियंस होती है, और उस ऑडियंस को कौन देख रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। तो उस ऑडियंस में वही लोग आते हैं जो जिस ऑडियंस को वो रिफ्लेक्ट करता है सोशल मीडिया। तो जैसे कोई एक आरएसएस वाला, मान लीजिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कोई पोस्ट डालते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि तत्काल जय जय श्री राम और ये सब उसी तरह की चीजें आती हैं, बहुत कम नेगेटिव चीजें आती है। तो उनकी अपनी एक ऑडियंस है। दूसरी बात, सभी, मतलब मैं बहुत इंटरनल मुझे पता है, भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूबर्स अलग थे, समाजवादी पार्टी के यूट्यूबर्स अलग थे, और सब पेड थे, बिल्कुल मतलब ऑफिशियली पेड थे। कहीं ऐसा नहीं था कि अनऑफिशियली पेड थे, वो ऑफिशियली पेड थे ज्यादातर। तो वो सब उसी तरह के नरेशन और उसी तरह के वो दिखा रहे थे। तो बहुत उस पर जो यूट्यूबर्स हैं उन पे एक दो उनको छोड़ दिया जाए तो बहुत विश्वसनीय उसको नहीं कहा जाता। तीसरी बात कि जो वोटर है, जो जिस वोट ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, वो है लाभार्थी वोटर, जिसे स्कीम का लाभ मिला है। वो ना सोशल मीडिया देख रहा है, ना वो वोकल है, माइक के सामने आता नहीं है। मैनपुरी में हमारी टीम गई थी, मैनपुरी में हमारी टीम को उन लोगों ने कहा देखो साहब, हम वोट तो देंगे कमल को, यहां मत पूछो, हमको मारेंगे ये लोग। तो उस दिन मैंने तय हो गया था उस दिन कि यही चीज है जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है। और ये जो, और उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हुई कि अखिलेश अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए। उनके जो विधायक के प्रत्याशी थे, उनके लोग थे, उन्होंने जिस तरह के भाषण दिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं लूज भी पड़ रही थी तो उसको मजबूत कर दिया। और जिस तरह से उत्पात मचाया ग्रामीण इलाकों में, हम लोग यहाँ शहर में बैठ के देखते हैं, ग्रामीण इलाकों में जिस प्रकार से उत्पात हुआ समाजवादी पार्टी के लोगों का, तो लोगों ने जिन्होंने सोचा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, वो वापस भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हो गए। लास्ट के इलेक्शन फेज में मुख्तार अब्बास अंसारी के बेटे ने, अब्बास अंसारी ने एक पूरा भाषण दिया, और उस भाषण में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, ये इन सब चीजों ने समाजवादी पार्टी को हराया। तो समाजवादी पार्टी के पास लीडर कौन था? एकमात्र अखिलेश। अखिलेश के साथ में प्रचार करने वाले जो भीड़ आप दिखाई दे रही है ना, उसका एक गणित ये भी था कि अखिलेश मान लीजिए जौनपुर में सभा करने जा रहे हैं, तो आसपास के 5-6 जिलों की भीड़ आती थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का दूसरा कोई स्टार प्रचारक नहीं था। बीजेपी ये तो सभी कर रहे थे, ये तो सभी कर रहे थे। मोदी जी की रैली में किस तरह से बसों में लोगों को ले जाया गया, वो मेरी बात सुनिए, वो सब तो आपके सामने आया। अरे भाई मेरी बात सुनिए, जैसे देवरिया में मोदी की भी सभा और गोरखपुर में योगी की सभा है, यानी गोरखपुर का आदमी देवरिया नहीं जाएगा, लेकिन देवरिया में अगर अखिलेश की सभा है तो गोरखपुर का आदमी देवरिया जाएगा, कुशीनगर का देवरिया आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 11 लोग एक दिन में सभाएं कर रहे हैं और आसपास के पूरे इलाके में कर रहे हैं। तो वो भीड़ बढ़ रही थी, अखिलेश की भीड़ कंसोलिडेटेड थी, एक साथ थी। ये मैं ये कह रहा हूं। और किराए की भीड़ सब लाते हैं, भाजपा भी लाती है, समाजवादी पार्टी भी लाते हैं, सब लाते हैं, इससे तो कहीं इनकार ही नहीं है।
लेकिन भीड़ को वोट में बदलने का करिश्मा जो है न तो योगी के पास है, न अखिलेश के पास। मोदी की सभा जहां होती है उसमें वो काफी हद तक वोटों में टर्नआउट करने का वो रखते हैं, क्योंकि मोदी पे लोगों को भरोसा है। जैसे छुट्टा जानवरों का बड़ा इशू था, छुट्टा जानवरों को लेकर के मोदी ने अपनी सभा में बोलना पड़ा कि छुट्टा जानवरों पे इस बार काम होगा, और उसके बाद से चीजें चेंज हुई। तो ये जो एक विश्वास कायम किया है ना मोदी ने, वो अभी भारतीय जनता पार्टी नेता के पास नहीं है, विपक्ष के पास भी नहीं है। अब अगर हम थोड़ा सा दूसरी पार्टियों की स्थितियों में देखें तो वो एक कई चीजें हैं। जैसे अब अरविंद केजरीवाल एक छुटके से आधे अधूरे चौथाई टाइप के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके अधीन एक मुख्यमंत्री फुल फ्लेजेड बड़े राज्य का मुख्यमंत्री उनके अधीन आ गया है। इसी तरह से प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं लेकर आई, और उसके बाद में उन्होंने फ्री स्कूटी वगैरह देने का उन्होंने भी लोगों को कहा। लेकिन क्या अब आपको लगता है कि इन पार्टियों के लिए अब क्या स्थितियां बच गई हैं? क्या ये खत्म होने वाली हैं, या मायावती जैसे हैं एक ही सीट उनकी जो है वो आ रही है, या दूसरी और बहुत सारी पार्टियां हैं? उसी बीच में बहुत सारी ऐसी पार्टियां भी हैं जिन्होंने कुछ बेहतर काम किया है, जैसे अपना दल है। तो क्या लगता है आपको बाकी पार्टियों के लिए? हम लोग समाजवादी पार्टी और बीजेपी पे तो काफी बातचीत कर चुके हैं। समीर आत्मज आप ही बता दीजिए। देखिए, बीएसपी का तो ये पता था कि अब इस चुनाव में ये तय हो जाएगा कि आगे उनकी पार्टी का क्या रोल रहने वाला है। मुझको नहीं लगता कि अब अगला कोई चुनाव ऐसा होगा जिसमें बीएसपी का बहुत बड़ा रोल होगा। इस चुनाव तक तो मैंने जहां भी देखा तो उनका जो कोर वोटर है, यानी जो जाटो वोटर है, वो अभी भी उन्हीं के साथ था। और जो हमको दिखाई पड़ रहा है 12-13% वोट, ये वही वोट है उनके पास। एडिशनल वोट कोई नहीं मिला, इसलिए कहीं भी वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाया। तो बहुजन समाज पार्टी का फ्यूचर तो कोई बहुत अब ब्राइट नहीं दिखाई पड़ रहा है। नेता उसके वैसे ही सारे चले गए थे, कार्यकर्ता जो कोर वोटर है और कार्यकर्ता है वही थे, लेकिन अब वो डिमोरलाइज होकर के वो कहीं न कहीं शिफ्ट होंगे निश्चित तौर पर। नॉन जाटो वोटर तो पहले ही बीजेपी की ओर शिफ्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत वो कांग्रेस पार्टी की ओर या फिर वो समाजवादी पार्टी की ओर भी हुआ होगा, लेकिन एक मेजर चंक उसका जो है वो बीजेपी की ओर चला गया है, और इस बार भी रहा है उन्हीं के साथ। दूसरी पार्टियों का भी जो जाति आधारित पार्टियां हैं, इन सब का फ्यूचर वही है कि ये जब तक किसी के साथ हैं, एडिशनल हैं, वो चाहे निषाद पार्टी हो। निषाद पार्टी ने अपने 2 लोगों का छोड़ करके सारे टिकट जो है ब्राह्मणों और ठाकुरों को दे दिया। अपना दल ने भी इसी तरीके से टिकट दे दिया। तो ये किसी के साथ रह करके तो चुनाव लड़ करके कुछ सीटें पा सकते हैं। अकेले इन लोगों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। अकेले रह करके ये 2-1 सीटों को एक्सेप्शनली छोड़ दिया जाए तो कोई सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। मुख्य लड़ाई में अब जो दिखाई, लेकिन रही बात तीसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को भले 3% 4% का वोट मिल रहा हो, सीटें उसको 1-2 मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं देखने में तय हो जाएगा। लेकिन उसका चूंकि वो नेशनल पार्टी है और जगहों पर उसका एग्जिस्टेंस है, और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से एक इतना एग्रेसिव यहाँ पे प्रचार प्रसार किया था, उसका इम्पैक्ट है। प्रियंका गांधी के प्रचार का कोई असर सीटों पर या वोट पर इसलिए नहीं दिखा कि पूरी तरीके से ये चुनाव जो है वो बाइपोलर हो गया था। इसलिए वो चाह करके भी बहुत से मतदाता, आप घूमिए और सब लोग यही कहते हैं कि जो बीजेपी से नाराज वोटर है तो उसने, बहुत सारे लोगों ने मजबूरी में ही समाजवादी पार्टी को वोट दिया। उनकी बीजेपी के बाद अगर बीजेपी किसी की पसंद नहीं है तो वो पसंद के रूप में लॉ एंड ऑर्डर के लिए पहले बीएसपी को देखा करती थी, उसके बाद उनकी पसंद जो है कांग्रेस पार्टी ही है। तो मुझको लगता है कि अगर ये हारने के बावजूद, इतनी बुरी हारने के बावजूद अगर प्रियंका गांधी ने अपनी उपस्थिति यहाँ पे बनाए रखी, इसका फायदा उनको अगले चुनाव में मिलेगा, 2024 में मिलेगा। 2024 लोकसभा चुनाव में वैसे भी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसका फायदा मिलता है। तो जो बसपा और दूसरी जाति आधारित पार्टियां हैं, उनका तो अपना इसी तरीके का फ्यूचर है कि किसी के साथ लड़ती रही तो ठीक है, अदरवाइज उनका अपना कोई नहीं है। दूसरी जो पार्टी दिखाई पड़ रही है वो कांग्रेस पार्टी का एक उभार दिखाई पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी का भी मुझको लगता है कि ये पीक ही अब समझिए, अगर इस बार अब एक बार फिर वो सत्ता से बाहर रहते हैं, आप देखिएगा बहुत सारे नेता उनके फिर भाजपा में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे। किसी को अभी एमएलसी का टिकट नहीं मिलेगा या कोई नाराजगी होगी, हो सकता है कुछ विधायक भी पार्टी छोड़े। तो जब सरकार में आप नहीं आते हैं तो ये सारी स्थितियां बनती रहती हैं। और अब दोबारा से यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल के तौर पर चुनाव लड़ना
अब समय काफी है, अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अब हमने बहुत सारे फैक्टर्स को सोचा, समझा, देखा, उन पे बातचीत की, लेकिन एक फैक्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हम बाहर की चीजों की तरफ सब लोग ध्यान देते रहते हैं। जाट फैक्टर ये हो गया, फला आंदोलन चल गया, फला चीज चल गई, फला नीति चल गई, फला पॉलिसी चल गई। हम ये नहीं देखते हैं एक चीज और भी जो इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि बीजेपी 12 महीने 24 घंटे काम करती है, चुनाव ही लड़ती रहती है। पास एक संगठन है, एक मजबूत संगठन है, जो एक पार्टी की एक मिनिमम न्यूनतम आवश्यकता है, उसकी सक्रियता है, उसके पास एक नीति है जो उसकी तय नीति है जिस पे उसको चलना ही होता है, उसकी जो एक विचारधारा है वो उससे हिलती है मौका परस्ती के कारण, लेकिन फिर भी लौट के वहीं पे आती है। तो एक जो पूरा स्ट्रक्चर होता है एक पार्टी का, वो कंप्लीट बीजेपी के पास है, बाकी पार्टियों के पास नहीं है। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मौसमी मेढक टाइप के बन गए हैं। इतने पूरे 5 साल अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर पे रहे, आखिरी के समय में वो निकल के चुनाव में आ गए। प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय जरूर थी, लेकिन उस स्तर की सक्रियता नहीं थी कि वो अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में हो, बहुत सारी मीटिंग्स कर रही हो। उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, जमीन पे लोग ही नहीं है उनके पास। एक चीज और है, प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ एक और रही, कांग्रेस पार्टी जो एक नए ढंग की कांग्रेस पार्टी बन रही है, जिस तरह से वामपंथी लोगों का पूरा एक कॉकस बन गया है, उसको लेकर के जो थोड़ा बहुत संगठन और थोड़े बहुत जमीनी कार्यकर्ता थे वो सारे भी चले गए, बाहर चले गए। तो जब तक ये फील्ड में चाहे जितना प्रियंका गांधी भागती रहे, दौड़ती रहे, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी को अगर ये नहीं बदलती है, तो आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कोई उम्मीद इनके लिए मुझको दिखाई नहीं पड़ रही है। अभी कल ही एक बहुत अच्छा नेता है कांग्रेस पार्टी का, वो भी रिजाइन करके चला गया, और इसीलिए चला गया कि कुछ लोगों की गिरफ्त में पार्टी पूरा काम कर रही है। तो इनके पास लोगों की मजेदार बात यह है कि जिन लोगों की गिरफ्त में पार्टी काम करती रही है, जिनका अपना ज्यादातर का, जिनमें से किसी का कोई जनाधार नहीं था, वो भी रूठे हुए बैठे हुए हैं, वो G20 क्या बना के बैठे हुए हैं। हाँ। तो उपाध्याय जी, आपका जो कंक्लूसिव रिमार्क है वो क्या है, वो बताएं। नहीं, मेरा बिल्कुल सही है कि देश की एक राष्ट्रीय पार्टी का इस तरह से पतन होना ये अच्छे संकेत नहीं है। एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए, और अरविंद केजरीवाल जैसी पार्टियों का उदय होना, जो उनके पास नीति के नाम पर सिर्फ फ्री में देना है, हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, लेकिन जिस तरह से फ्री में वो चीजें देने की घोषणाएं करते हैं, और ये मतलब ये अगर ये परंपरा शुरू हो जाएगी तो फिर ये किसी भी स्थिति में, मतलब अगर हम पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट करके सोचें तो ये अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मेरे लिए, मुझे लगता है कि सबसे अच्छी परंपरा शुरू हो रही है। आम आदमी के बारे में लोग सोचना शुरू करेंगी पार्टियां, वरना चुनाव में वोट लेने के बाद आम आदमी पार्टी को एक तरफ, एक आम आदमी को एक तरफ रख दिया जाता था, और सारी नीतियां रिच और अमीर और एलिट के लिए बनती थी। समीर अहमद जी, पत्रकार के तौर पे हमारी सबकी अब चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि विपक्ष नहीं है, और सरकार पे नजर रखना, सरकार से सवाल पूछना और सरकार को बार बार घेरने की जिम्मेदारी हम सबकी, हम तीनों की अब बढ़ गई है, क्योंकि अब विपक्ष और कमजोर हो गया है। अब हमको विपक्ष को भी खींचना पड़ेगा सत्ता पक्ष की तरह। आप लोग को, आपको क्या लगता है? आप भी अपना कंक्लूसिव रिमार्क दीजिए, उसके बाद शो खत्म करते हैं। नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुझको तो विपक्ष मजबूत दिखाई पड़ रहा है। पिछली बार 47 सीटों वाला विपक्ष, करीब 125 सीटों वाला विपक्ष है, और मुझको लगता है कि हाँ, हम लोगों की चुनौतियां और बढ़ गई हैं, और लगता है कि अब सरकार जो है थोड़ा हमारी बात को गंभीरता सोचेगी भी। बाकी पत्रकारों की या कुछ क्या लिखा गया, एक चीज और भी है, अभी बता रहे थे कृष्णकांत उपाध्याय जी की यूट्यूबर्स का एक पूरा वर्ग पैदा हो गया है, जो पैसे लेके वीडियो बनाता है। बड़े अफसोसनाक है, सुन के ही खराब लगता है। मतलब मैं उसमें उस वक्त समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या प्रतिक्रिया दूं, क्या ना दूं। हाँ, ठीक उसी तरीके से भाई, जैसे एक मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में कहा जाता है कि वो भी दो भागों में बटा है, या तो सरकार का फेवर करता है या विरोध करता है। करना नहीं चाहिए हम लोगों को, लेकिन तब भी लोग करते हैं, और हिट भी है। तो खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन सरकार को भी और ये हम लोगों को, अगर इस तरीके से सरकार को भी अब लगेगा कि इतना ज्यादा मतलब इतनी अपेक्षा वो नहीं करेंगे कि मीडिया हमारे बारे में ही जो हम कर रहे हैं उसी को सही करके दिखाए, क्योंकि उनको ये लगेगा कि कुछ न कुछ हद तक वो असर डालता है।
बहुत ज्यादा एक बड़े मार्जिन के साथ कोई सत्ताधारी पार्टी अगर आ जाती तो उसके अंदर एक अहंकार तो आ ही जाता है। इस सरकार में भी अहंकार था। मैं बहुत करीब से मैंने देखा कि मीडिया वालों को किस तरीके से खबरें रुकवाने के लिए कहा जाता था और सीधे सीधे धमकी दी जाती थी। बहुत से लोग तो बिना किसी लालच या बिना किसी उसके ही एकदम सरकार के समर्थन में पड़े रहते थे। वो खैर अभी भी पड़े रहेंगे, लेकिन लगता है कि सरकार को ये जरूर अब महसूस होगा कि हम ये सारी चीजें करके ऐसा नहीं हो सकता कि बार बार हम बहुत ज्यादा मेजॉरिटी पालें। तो जिम्मेदारी केवल सरकार के ही खिलाफ या सरकार का अपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट के ही को ही लेकर के पत्रकारों की नहीं बढ़ गई है, विपक्ष को लेकर के भी बढ़ गई। और विपक्ष की आलोचना मीडिया पिछले 4-5 साल 6 साल से लगातार कर भी रहा है। और हम तो ये देख रहे हैं कि विपक्ष ज्यादा निशाने पे रहता है बनिस्बत की सरकार के, बहुत सारे मीडिया। तो हमारी जिम्मेदारी पहले भी बहुत ज्यादा थी, अभी भी रहेगी, और उस जिम्मेदारी को सभी लोग और हम लोगों के लिए दिक्कतें उनके लिए ज्यादा होने वाली हैं जो बिकाऊ नहीं है। जो बिकाऊ नहीं होता उसको ज्यादा दबाव में लिया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। हमारा संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये अच्छी बात है, लोकतंत्र में जनता अपना लगातार जनमत दे रही है। बेहतर हो कि चुनाव ट्रांसपेरेंट हो, ये मेरा अपना रिमार्क है। बेहतर हो कि चुनाव ट्रांसपेरेंट हो, बेहतर हो कि स्टेट फंडेड इलेक्शन हो, ताकि जो अमीर लोग गुप्त दान देके पार्टियों को जेब में रख लेते हैं और वो बाद में नीतियां अपने अनुरूप बनवाते हैं, वो खत्म हो। बेहतर हो कि चुनाव थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो, बेहतर हो कि धांधलियों और गड़बड़ियों की जो बातें वो ना आए, बेहतर हो कि केवल चुनावी लाभ के लिए, सिर्फ अपनी जेब मिटाने के लिए भारत की चुनाव व्यवस्था पर अनावश्यक सवाल उठाने का सिलसिला भी बंद हो। इसी के साथ में प्रोग्राम को खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर कल आने वाला है, बेहतर कल लोगों के लिए आने वाला है। पॉलिटिकल पार्टीज का रुझान जन कल्याण का होने वाला है, जनता की ज्यादा से ज्यादा भलाई के बारे में वो सोचेंगे। ये इस चुनाव का संदेश है। नमस्कार, जय हिंद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का, दोनों का हमारे। थैंक यू। अच्छा लगा आप लोगों से चर्चा करके। जी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।